पूर्वा, आपने अभी सर के साथ बहुत अच्छे अच्छे अपने पॉइंट्स को शेयर किया. नाउ वी आर कमिंग टू प्रैक्टिकल पार्ट एंड वेरी कोर पार्ट जिसको कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग रहते हैं ना कि कोई भी जो चीज़ होती है उसमें फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट और दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं. तो इसी तरह तैयारी में भी हमें एक बेस पॉइंट भी चाहिए होता है. तो जो मैंने अभी बाकी कैंडिडेट्स के साथ भी डिस्कस किया, तो वो मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर के जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी उसके लिए आपने क्या फॉलो किया इस पे. यस मैम. सबसे पहले प्रीलिम्स का मैं बोलती हूँ. प्रीलिम्स मेरा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है. मैंने 2 बार आईएएस और आईएफएस का भी प्री निकाला है. तो उसकी स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आ गई थी कि एक फ़िक्स सेट ऑफ बुक्स हैं, उन्हें आपको रीड करना है, उनके नोट्स शॉर्ट निकालने हैं और उसे बार बार रिविज़न करना है. उसके अलावा करंट अफेयर्स जो हैं उनको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको रिवाइज़ करना ही करना, अदरवाइज़ वो दिमाग में सेट नहीं होंगे. इसमें रटना मैं नहीं कह सकती हूँ, इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड. एटलीस्ट 4 to 5 टाइम आप जब रीड करते हो तो वो आपके माइंड में एम्बेड हो जाती हैं नॉलेज, तो वो ज़रूरी होता है. एंड मैम जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं तो किसी को भी 100 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस नहीं पता हो सकते हैं, वो फैक्ट है. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक इंटेलिजेंट गेसिंग जो वर्क होता है वो बहुत ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिस से आता है. जो हम MCQs की प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारी इंटेलिजेंट गेसिंग जो होती है वो आ पाती है. नेक्स्ट मैम मैं बोलना चाहूँगी अब मेंस के लिए. जैसे तो मेंस में 2 पार्ट हो गए. जैसे आपकी जो प्रैक्टिस होती है उस मेंस की, वो आपकी खुद की पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है. कि जैसे अगर आपको पता है कि आपका राइटिंग पार्ट अच्छा है तो आप वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपका कंटेंट है, उस पर फोकस करना चाहिए. ये नहीं कि आपको पता आप राइट कर ले रहे हो, आप पेपर कंप्लीट कर सकते हो, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, फिर भी आप पेपर्स लिखे जा रहे हो, देन दैट विल बी ऑफ नो यूज़. तो जिसको जो लगता है आपका पार्ट थोड़ा सा कम है उस पर उसे फोकस करना चाहिए. तो जैसे मैम मुझे पता है कि मैं लिख लेती हूँ टाइम पे, तो मुझे अपने कंटेंट पे फोकस करना है. तो उसके लिए मैम मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए मीन्स के एक टॉपिक्स के, उससे मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ. और इसके अलावा मैम इंटरव्यू का तो मैम आप लोगों को भी पता है कि इंटरव्यू मैंने कैसे किया है, क्या किया है. वो तो मैम एक पूरा एक जर्नी रही है उसकी, जो मैं धीरे धीरे इवॉल्व होके मैं इंटरव्यू में ठीक कर पाई हूँ, जो मुझे लगता है. सो अपूर्वा, आपने अभी आपने देखा, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मैं अपूर्वा दुबे से बात कर रही हूँ, उत्कर्ष अकादमी से अलका दीक्षित, डायरेक्टर. बड़ा कितना कंट्रास्ट हमारे सामने है डिफरेंट कैंडिडेट्स को लेकर के, और ये कंट्रास्ट तो जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सबके साथ जो वो कहते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल वाली पॉलिसी नहीं हो सकती. अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने अपने क्रिएशंस हैं, हर व्यक्ति क्रिएट करता है. जैसे आपने देखा है कि अपूर्वा का प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग पार्ट है. ये कह रही है कि वो मुझे मालूम है कि कैसे क्या करना होता है. मीन्स के लिए मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ा. अभी हम लोगों ने लिया था लवगीत को, जिसका प्रीलिम्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था, और उसने पहले प्रीलिम्स नहीं निकले, और वो जानती थी कि अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस ज़रूर निकल जाएगा. उसका राइटिंग पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. अभी हम लोग क्रीमिया से बात कर रहे थे, तब भी ये बात हो रही थी कि इसका प्रीलिम्स वाला पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने फैक्ट्स को इम्प्रूव किया. अभी हम लोग अरुण से बात कर रहे थे, तो उसका राइटिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके एनालिटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग था. तो ये अपने अपने तरीके हो सकते हैं. तो प्रीलिम्स मीन्स, लेकिन ये कंक्लूज़न आपके लिए ज़रूरी है कि जो लोग ये सोच करके चलते हैं कि पहले प्री की तैयारी की, फिर मतलब दोनों ही चीज़ें गड़बड़ हैं. कि पहले आपने प्री पढ़ा, जब मैं कई बच्चों को सुनती हूँ कि अरे पहले तो प्री दे के देख ले, निकल जाएगा तब देखेंगे. तो ये भी बहुत गलत है. ये इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये एक निरंतर प्रक्रिया है कि आपने उसको पढ़ा, फिर आपने साथ में प्रीलिम्स का सिलेबस भी पढ़ा, फिर उसको रिपीट किया, फिर उस पर और एक प्री और मेंस देकर के आए, आप दोबारा से प्री में लग गए. ये सोच करके नहीं बैठ सकते हैं कि जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा तब आप मेंस तैयार करेंगे. जब मेंस का आ जाएगा, मुझे इतना आश्चर्य होता है. अपने यहाँ हिमांशु शुक्ला लड़का था, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका आईएएस, प्रॉपर आईएएस निकला था, और
इतना उसकी कैपेसिटी अच्छी थी कि वो बहुत अच्छी कैपेसिटी थी, बट सिंसियर भी बहुत था। जो कुछ भी उसको बोलो वो एक एक पॉइंट नोट करता था सारी चीज़ों को। लेकिन उसका जैसे प्रीलिम्स मेंस और पूरा उसने तैयार किया, और नेवी में था तो वो पहले आया, प्रीलिम्स का कोर्स उसने पढ़ा और फिर मेंस का थोड़ा पढ़ के और चला गया था। पहले उसको जॉब पे जाना पड़ा था और फिर वापस आगे बढ़ा। तो वो किताबें पूछ गया था, रास्ते में पढ़ता रहा था और पूछता रहता था कि अब जैसे नहीं कि अब मैं यूनान में हूँ, अब मैं यहाँ पर हूँ, मैंने ये बुक ख़त्म कर ली है, अब बताइए मैम आगे क्या करना है, सर बताइए आगे क्या करना है। और जब वो वापस आके और फिर उसका सिलेक्शन, मतलब जैसे प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू जिस दिन उसका ख़त्म हुआ है, अगले दिन मेडिकल होता है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी आईआईटी वाली क्लास में थी, आईआईटी वाले बच्चों की क्लास में थी। उसका फ़ोन आया कि मैम मुझे मिलना है आप लोगों से और आगे के लिए पूछना है कि क्या करूं। तो मैंने बोला बेटा आईआईटी से आने में तो मुझे 11 बज जाएगा, तुम ऐसा करो सर से मिल लो। और मैं वापस आई तो ही वॉज वेटिंग फॉर मी, रात को 11 बजे वेट कर रहा था कि मैं आज का दिन क्यों जाने दूँ, मैं वापस आ गया हूँ तो मैं आज स्ट्रेटजी प्लान कर लूँगा तो कल से ही उस पर लग जाऊँगा। मैंने देखा है कई बच्चे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे आते हैं, अब 2-4 दिन सुस्ता लेते हैं, फिर मेंस दे आते हैं, फिर सुस्ता लेते हैं, फिर इंटरव्यू दे आते हैं, फिर, और ही डू नॉट वांटेड टू स्पेंड एनी वन मोमेंट कि उसका चला जाए। तो ये एक लेवल होता है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी का एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है और सब इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अपूर्वा वांटेड टू ऐड वन पॉइंट, इस स्ट्रैटेजी में ये कुछ पॉइंट ऐड करना चाहती है। मैम इसमें मैं किसी भी, सबसे पहली बात है कि जो तीनों चीज़ें हैं वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, दैट इज़ ट्रू। और आप कोई भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए दैट इज़ टू मेक अ प्लान, अ प्रॉपर प्लान विद टाइम एंड विद सब्जेक्ट। आप टाइम डिसाइड करो, इतने ये सब्जेक्ट इतने टाइम में होगा, बिकॉज विदाउट डेडलाइंस आप हौच पौच करते रहेंगे और आपका जो माइंड है वो उतना एफिशिएंटली चलेगा भी नहीं। मतलब डेडलाइन डिसाइड करिए और स्टिक टू इट, तभी जो आपको पता चलेगा आपके पास कितना टाइम है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, और वो एक हेल्दी प्रेशर भी क्रिएट होगा आपके ऊपर, जिससे कि आप आगे बढ़ पाओगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि पहले ही दिन से आंसर राइटिंग करने लग जाएं। सो जब तक अभी आपने इतने सारे लोगों के डिस्कशंस देखे हैं कि जब तक आपके पास कंटेंट तैयार नहीं है, जब तक आपको कंटेंट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तब तक आपकी आंसर राइटिंग वो इफेक्टिवनेस आएगा ही नहीं, तो वो भी समय की बर्बादी होगी। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना होता है। अपूर्वा, एक क्वेश्चन कि जैसे जब आपने पेपर किया होगा तो कुछ क्वेश्चंस निश्चित रूप से ऐसे रहे होंगे मेंस में कि अभी प्रीलिम्स का तो आपने बताया कि थोड़ा सा गैस वर्क और नहीं उससे करना, मेंस में तो अगर आपको प्रश्न नहीं आता था तो आपने उसको कैसे डील किया? मैम जैसे कुछ क्वेश्चंस होते थे वो दो तरह के होते हैं, एक तो मुझे नहीं आता है और एक क्वेश्चन होते हैं मुझे पता है वो किसी को नहीं आते होंगे। ठीक है, जो किसी को नहीं आते हैं वो तो मैं छोड़ देती हूँ, जो मुझे लगता है मुझे नहीं आ रहे हैं तो उसमें मैं ध्यान रखती हूँ कि इसके आसपास का मुझे क्या पता है। जैसे कि बोला जाता है ना कि अगर क्या बोलते हैं गाय के बारे में पूछा गया है तो एटलीस्ट आपको घास के बारे में पता है तो घास के बारे में लिखो, उसको गाय से रिलेट कर दो। तो कुछ भी उसके आसपास का पता है उस आंसर का तो छोड़िए नहीं, 1 नंबर मिलेगा 2 नंबर मिलेगा, उसको अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो 1-2 नंबर भी आपकी रैंक में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो मैम ये मुझे लगता है कि अगर नहीं आ रहा है तो भी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करिए, और जो जैसे बहुत ही एकदम वियर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है जो लगता है किसी को नहीं आता होगा, तो लीव इट, क्योंकि उसमें अगर आप रबिश लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी बुरा लगेगा कि आप उसे चैलेंज कर रहे हो उसके इंटेलिजेंस को, कि आप कुछ भी लिख रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा बताया कि अगर आपको बिल्कुल कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप गलत फैक्ट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये बात मैं बार बार इसलिए भी पूछ लेती हूँ कि नहीं एक्यूरेट लिखिए, ठीक है एक्यूरेट लिखिए, लेकिन अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें हम सराउंडिंग से लेकर के उस आंसर को पूरा कर सकते हैं, और ये करना भी पड़ता है, सिविल्स के आंसर में ये करना भी पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन पे 300 वर्ड्स का क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा मैटर पे छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये काम करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब मैं अपने जिस प्रश्न पर आ रही हूँ
एक तो वही एक्चुअली ये मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ मैं बार बार याद दिला दूँ कि बिकॉज हैव 29 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, 29 साल का अनुभव है, तो पूरी एक रिसर्च बुक तैयार है हमारे पास और बहुत सारे स्टूडेंट्स की, और मैं 29 साल से कुछ क्वेश्चंस जो भी नए कैंडिडेट्स आते हैं उनमें वो प्रश्न सुनती चली आ रही हूँ कि ये प्रश्न ये प्रश्न ये प्रश्न। नंबर 2 तो ये मैं वही प्रश्न डिस्कस कर रही हूँ। दूसरा ये भी है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप बहुत करेक्ट एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन मिले, हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें इतनी सटीक जानकारी मिले, इतना सटीक तरीका स्ट्रेटजी मिले कि आप वास्तव में अपनी सफलता को इंश्योर कर पाओ। क्योंकि यूट्यूब की एक समस्या भी है कि इसमें या जो ऐसे चैनल्स हैं कि उस पर लोगों ने डालना इतना आसान है कि कई बार वो गाइड की जगह मिसगाइड हो जाता है पूरा। अभी मैं जब इंटरव्यू जैसे करा रही थी, कई पोस्ट के जब कराती हूँ तो कई बच्चे बड़े कोर नहीं जो थ्योरीज आती वो लेकर के चले आते हैं कि इसका क्या होगा, ये पूछ दिया गया, तो मैं कहती हूँ कि ये नहीं पूछा जाएगा, इस तरह की चीज़ नहीं आएगी। तो कहते नहीं कि उसमें तो पड़ा हुआ है या कोई बता रहा था, तो ये बड़े, या जैसे नहीं जैसे कोई ये बता रहा था इंटरव्यू का क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि भाई आपकी शादी क्या है कि आप नहीं, हाँ आप 5 साल बाद अपने को कहाँ देखना चाहोगे या 7 साल बाद अपने को कहाँ देखना चाहोगे। तो ये क्वेश्चन कारपोरेट वर्ल्ड का है। किसी भी सरकारी नौकरी के इंटरव्यू आई कैन गारंटी फॉर इट कि ऐसा कोई प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता कि आप 5 साल बाद या 7 साल बाद अपने को कहाँ देखना चाहोगे, ये पूछा ही नहीं जा सकता। या इसी तरह के और लाइक क्वेश्चंस हैं जो नहीं पूछे जाते हैं। और यही चीज़ मेंस और प्रीलिम्स में भी होती है कि जो फेल्योर कैंडिडेट हैं और या ऐसे भी लोग हैं जो अधकचरे बहुत सारे जिनका प्रॉपर वो नहीं है, तो मैं चाहती हूँ या अकेडमी ये चाहती है कि आप सटीक जानकारी प्राप्त करें। और जैसा अभी हम लोगों ने अपने आपको ये बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट से बात की है और ये बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए मुझे खुशी भी है कि जो कुछ भी शेयर ये लोग कर रहे हैं वो बहुत डाउन टू अर्थ शेयर कर रहे हैं, अपने को गॉड गिफ्टेड नहीं मान रहे हैं कि ऊपर से कहीं से प्लेस कर दिए गए हों और एकदम से ऐसा हुआ उनके साथ कि वो सेलेक्ट हो गए। अब मैं अपने इस अगले क्वेश्चन पे ज़रूर आती हूँ कि लिखने में वही वाली चीज़ कि आपने हेडिंग्स यूज़ की या नहीं की, आपने कोटेशंस को यूज़ किया या नहीं किया, आपने डायग्राम्स को यूज़ किया या नहीं किया, आपने मैप्स को यूज़ किया या नहीं किया, या किया तो कितनी मात्रा में किया, ऐसा बना। मैम कोई भी आंसर लिखने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं उससे आगे जो सामने वाला चेक कर रहा है उसकी जॉब इजी होगी या डिफ़िकल्ट होगी। अगर इजी होगी तभी वो नंबर देगा, उसे अच्छा लगेगा तभी वो पढ़ेगा उसको, अदरवाइज़ वो ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के चला जाएगा। उसकी जॉब इजी कैसे कर सकते हैं आप, या तो मुझे लगा जीएस के पेपर्स में पहले बताना चाहूँगी, मैंने मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो हैं वो पॉइंट फॉर्म में लिखे हैं और हेडिंग्स के बिना कोई भी आंसर नहीं लिखा है जीएस में। मतलब इंट्रो होता था, उसके बाद हेडिंग होती थी, पॉइंट्स होते थे, इस तरह से कि उसे अगर 3 पार्ट में क्वेश्चन है तो 3 हेडिंग्स भी होंगी उसकी, उसे पता होना चाहिए कि 3 पार्ट में मैंने तीनों को एड्रेस किया है, तो हेडिंग्स आर नेसेसरी। एंड मैम जैसे GS1 में जो चीज़ें थी, जैसे कल्चर से रिलेटेड अगर है, जैसे पेंटिंग्स का अगर आया तो मैं, जैसे वर्ली पेंटिंग था तो वर्ली पेंटिंग का मैं डायग्राम मैंने जैसे राइटिंग प्रैक्टिस में तो मैंने बनाया था। मैप्स में ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आया तो मैंने मैप में शो किया है, जिसमें कि उसे कुछ एक वैल्यू एडिशन चीज़ें दिखें एग्जामिनर को, जिसमें वो नंबर दे पाए मुझे, कुछ तो एक्स्ट्रा हो। और मैम एथिक्स में मैंने हेडिंग्स, मैं नहीं बोलूँगी एथिक्स में मैंने हेडिंग्स नहीं यूज़ करी। एथिक्स में मैंने जो कीवर्ड्स हैं, जो भी सिलेबस में कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, मुझे लगता है एथिक्स में वो याद कर लें और उसको मल्टीपल टाइम अपने आंसर्स में यूज़ करें। वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है एथिक्स में मार्क्स फेच करने का, एग्जाम्पल्स एंड यूजेज ऑफ दैट कीवर्ड्स। एंड देन मैम आते हैं ऐसे पे। ऐसे में भी मैंने हेडिंग्स नहीं यूज़ करी, मैं पैराग्राफ वाइज लिखा था मैंने। कोटेशंस मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की थी, उससे जैसे मैं इंट्रोड करती थी या तो मैं कोटेशन से करती हूँ या फिर मैं कोई एक शॉर्ट स्टोरी से करती हूँ जिसमें कि वो एक हुक बना रहे एग्जामिनर का, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट सा आए। और उसके बाद ऐसे में मैं एक अप्रोच फॉलो करती हूँ कि जितने मैक्सिमम डिमेंशंस हो सके उन्हें एड्रेस किया जाए,
एक टेम्पोरल हो और एक एनालिटिकल हो कि ये इसका इकोनॉमिक, ये पॉलिटिकल और सोशल, ये चीज़ें इस पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ मैं एसेस को, और टेम्पोरल सेंस में डिवाइड करती हूँ। तो इस तरह से मैं ऐसे को एड्रेस करती हूँ। और मैं मोस्टली मैं एसेस वो चूज़ करती हूँ जो मतलब थोड़े से आई वुड से इमोशनल एस्पेक्ट हो जिसमें, जैसे कि इस बार एक आया था सेक्सुअल क्राइम का, तो आई नो आई कैन रिलेट विद दैट। उसमें एक मैं इमोशनल एस्पेक्ट डाल सकती हूँ जिससे कि जो पढ़ने वाला है उसे समझ में आएगा कि यस वो एक क्या बोलते हैं, एक कनेक्शन है, तो उसे सही लगेगा पढ़ने में। मैं जो फैक्चुअल एसेज है वो बहुत ही कम अटेम्प्ट करती हूँ, यही मेरा। तो बड़ा अच्छा लगा अपूर्वा के साथ बात करके कि इसको अब जैसे आप देखें कि आपने देखा कि जो अदर कैंडिडेट्स है उनका डील करने का तरीका अलग था, इसका अप्रोच है कि इसे जो इमोशनल, जहाँ पर ये इमोशंस को डाल सके, तो इसने इसीलिए सेक्सुअल हरेसमेंट वाला इसे रिलेट किया। तो इसी तरह आप लोग अपने अपने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। आप जब थोड़ा पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, वास्तव में तैयारी करेंगे, यू रियली डील इट, तो आपको वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। जैसे अभी जो इतनी सारी टॉक्स हुई, मैं अंत में ये रिलेट भी करना चाहूँगी कि जो इतनी सारी टॉक्स हुई उसमें जैसे आपने देखा कि लवगीत का स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसके फैक्ट्स थे कि उसे फैक्ट्स बहुत याद हो जाते हैं, तो उसने उनका प्रयोग किया। अरुण का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कॉन्सेप्ट्स है, तो उसने कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग किया। उसने क्रीमिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कॉन्सेप्ट्स और एनालिटिकल दोनों ही तरह के हैं। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में इमोशंस और वो सारी चीज़ें, तो जिसका आप अपना भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग। एक बात और ध्यान रखिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका अपना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना हो। ये अलग बात है कि हम में से बहुत से लोग अपनी उन क्वालिटीज़ को पहचान नहीं पाते, तो आप उन क्वालिटीज़ को पहचानिए और अपने को कोरिलेट करिए चीज़ों से, और जितना ज़्यादा आप कोरिलेट। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जब आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन वीडियोस को सुन रहे हैं, तो आप उन्हें सिर्फ सुन के, और एक जो प्रवचन की तरह होते हैं ना, लाइट प्रीचिंग्स, तो दीज आर नॉट प्रीचिंग्स, दे आर एक्चुअली टू यूज़ प्रैक्टिकली इट, कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है। एक बात और है कि आपको वेरिएशन भी लगेगा, कि जैसे अपूर्वा ने कहा कि इसने हेडिंग डाली, दूसरे ने कहा कि मैंने हेडिंग का यूज़ नहीं किया, तो आपको वेरिएशन भी लगेगा। या जैसे लवगीत ने कहा कि उसने फैक्ट्स की भरमार कर दी, अरुण ने कहा कि उसने फैक्ट्स कम लिए, तो ये वेरिएशन हो सकता है, ये आप में भी हो सकता है। आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लीजिए, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बात करिए, आपको जो चीज़ ज़्यादा बेहतर लग रही हो, दोनों के कॉम्बिनेशंस को लेकर के भी चल रहे। बेस्ट में तो कॉम्बिनेशन को लेकर के चलना होता है, लेकिन अपनी क्रिएटिवनेस बनाए रखे। तो मैं उत्कर्ष अकादमी के डायरेक्टर के रूप में अलका दीक्षित अपूर्वा का, जैसा मैं कि ये नेक्स्ट ईयर आईएएस में भी अपीयर रही, अभी इन लोगों ने 19 वाला मेंस भी दिया है, अभी रखा गया था, अभी इनका मेंस था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पीसीएस के अगले चरण में एसडीएम के रूप में यहाँ पर होंगी, और आईएएस के आगे एग्ज़ाम्स में भी हम इन्हें ऑनर करेंगे और ये निश्चित रूप से सफल होंगी, ऐसी हमारी पूरी शुभकामना है। तो इसी के साथ हम इसे यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं।